यानी पृथ्वी के पूरे सतह को या पृथ्वी की किसी भाग को या नदी तालाब नहर को हूबहू कपड़ों पर और कागज पर एक नक्शा बना देना, मानचित्र बना देना, उसी को हम लोग मैप कहते हैं। मैप हम लोग का 4 टाइप का होता है, जिसमें 2 टाइप का हम लोग का ज़्यादा महत्व देता है। एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप को हम लोग हिंदी में राजनीतिक नक्शा कहते हैं और फिजिकल मैप को हिंदी में प्राकृतिक नक्शा कहा जाता है। एक थेमेटिकल मैप होता है जिसको विषयगत नक्शा कहा जाता है और एक ब्लैंक मैप होता है जिसे खाली नक्शा कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, इसे राजनीतिक नक्शा कहा जाता है। इसमें राजनीतिक महत्व की चीज़ों की जानकारी दी रहती है। इसमें बस इतना ही आपको जानकारी मिलेगा कि कौन देश कहाँ चालू हो रहा है, उसकी बाउंड्री कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, साथ ही कौन सा राज्य कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ शुरू होता है और उसकी सीमा कहाँ खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ जानकारी पॉलिटिकल मैप में आपको नहीं मिलता है। इसी को राजनीतिक नक्शा कहा जाता है। इसमें केवल राजनीतिक महत्व की जानकारी दी रहती है, जबकि फिजिकल मैप जो होता है इसको प्राकृतिक नक्शा कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें प्राकृतिक महत्व की जानकारी दी रहती है। जैसे पहाड़ दिखाया रहता है, नदी समुद्र दिखाया रहता है कि समुद्र कितना गहरा है, पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, साथ ही एक कोडिंग के द्वारा दिखाया रहता है, कलर कोडिंग बना होता है। जैसे आप मैप में देखिएगा, अभी आपको एक एटलस दिखा रहा है, ये एटलस का एक बुक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये एटलस जो है, एटलस को बनाने का काम जो है मार्केली नामक व्यक्ति ने 6वीं शताब्दी में किया था। इसमें ग्रुप ऑफ मैप सिर्फ आपको मिलेगा, इसमें और कुछ जानकारी नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर मैप बनाया हुआ है। तो आपको हम इसमें दिखाते हैं, ये भारत का फिजिकल मैप है जिसको प्राकृतिक नक्शा कहा जाता है। आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो है आपको ऊपर में इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इधर आपको भूरा रंग का दिखाई देगा, ये फिजिकल मैप है। इसमें कोडिंग द्वारा, कलर कोडिंग द्वारा जो है किसी चीज़ को दर्शाया गया रहता है। आप नीचे देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो है ब्लू कलर में, नीला कलर में यहाँ नीचे भारत के मैप में दर्शाया गया। इसका मतलब है, ब्लू कलर का मतलब कलर कोडिंग में, फिजिकल मैप में समुद्र होता है। अब इसमें भी समुद्र गहरा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इसके जानकारी के लिए अगर डार्क ज़्यादा कर दिया है, यानी उस कलर का कोडिंग जो है अगर ज़्यादा डार्क कर दिया गया, इसका मतलब समुद्र वहाँ ज़्यादा गहरा है, जहाँ कम है वहाँ पर समुद्र कम गहरा है। पहाड़ की ऊंचाई जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर ब्राउन जो कलर है वो ज़्यादा कर देगा, जहाँ पहाड़ की ऊंचाई कम होगा वहाँ ब्राउन कलर जो है हल्का कर देगा। मैदानी क्षेत्र जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ग्रीन कलर ज़्यादा कर देगा, जहाँ हल्का होगा वहाँ हल्का कर देगा। समझ में ना? तो हम लोग को पॉलिटिकल मैप में एक्चुअली हम लोग को राजनीतिक नक्शा का मतलब होता है जिसमें राजनीतिक महत्व की जानकारी दी रहती है। इसमें कौन सा राज्य कहाँ चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, किस देश की सीमा कहाँ चालू होती है और कहाँ खत्म होती है, इससे ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं दिया जाता है। पहाड़ कितना ऊंचा है, सब उसमें नहीं दिखे। उसकी जानकारी अगर आपको लेना है तो उसमें हम लोग प्राकृतिक नक्शा पढ़ते हैं जिसको फिजिकल मैप कहा जाता है। तीसरा जो होता है थेमेटिकल मैप, ये विषयगत नक्शा होता है, किसी खास चीज़ के लिए बनाया। जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक वगैरह को दिखाया गया, जैसे यहाँ पर देखिए किसी खास चीज़ को अगर दर्शाया गया है, मान लीजिए रेलवे ट्रैक वगैरह को दर्शाया गया है, किसी एक खास चीज़ को दर्शाया गया हो तो उसे ही हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप, यानी विषयगत नक्शा कहा जाता है। किसी एक विषय पर किसी चीज़ को दर्शाया जाता है, उसी को थेमेटिकल मैप कहते हैं। अंत में हम लोग का चौथा जो होता है जिसे ब्लैंक मैप कहा जाता है, इसे हम लोग खाली नक्शा कहते हैं। इसमें किसी भी चीज़ का जानकारी स्पष्ट नहीं रहता है, खाली एक आपको बना दिया जाएगा। भारत का मानचित्र जो है वो नीचे से क्या होगा, एक आपको कहने का मतलब है प्रायद्वीप की तरह नीचे दिखा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके भारत का मैप। और उसमें आपको अंदाजे से, जब आप पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक नक्शा पढ़ लेंगे तो अंदाजे से आपकी, हाँ इस साइड में गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अनुसार आपको एक उसमें अनुमान लगा के भरना रहेगा। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि भारत का ऐसे नक्शा बना दिए गए, अब नीचे यहाँ पर कौन सा है राज्य है भारत के नक्शे में, अपने अंदाजे से भरना रहता है। इसी को खाली नक्शा कहा जाता है। खाली नक्शे में किसी चीज़ की जानकारी नहीं दी रहती है। एक ब्लैंक मैप होता है, खाली होता है, उसमें अपने से भरना होता है। तो पहले आपको तो पॉलिटिकल मैप पढ़ना पड़ेगा जिसको राजनीतिक नक्शा कहते हैं। ये अगर अनुभव लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ उत्तर दिशा में देखा जाएगा। जैसे किसी भी नक्शा में देखा जाता है तो उसका जो दिशा होता है, ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। नॉर्थ को हम लोग उत्तर कहते हैं, ऊपर वाला भाग को उत्तर कहते हैं जिसको नॉर्थ कहा जाता है। नीचे वाला साउथ होता है जिसको दक्षिण कहा जाता है। ये ईस्ट होता है जिसको पूरब कहा जाता है और ये वाला वेस्ट होता है, इसे पश्चिम कहा जाता है। समझ में रहा ना? तो कहने का मतलब है नक्शा में जब देखा जाएगा भारत के नक्शे में, तो ऊपर वाला जो भाग है उत्तर में, जिसमें हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, उत्तराखंड, और एक आपको अंदाजा लग जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको केरल, तमिलनाडु वगैरह, इधर जाएंगे तो
बस पूरब दिशा में आएंगे अगर भारत के नक्शे में, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो एक अंदाजा लग जाता है। इसलिए पॉलिटिकल मैप पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल मैप पढ़ने से राजनीतिक नक्शा एक मतलब किसी चीज का एक अनुमान लग जाता है कि हाँ इस देश का जो सीमा है यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इस राज्य का सीमा यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। उसके बाद जब अंदाजा लग जाएगा तो हम लोग फिजिकल मैप में अब वहाँ पर आपको बाउंड्री नहीं दिखाएगा, किसी खास चीज को दिखा देगा, जैसे राजधानी वगैरह उत्तराखंड का देहरादून, उड़ीसा का भुवनेश्वर, इस तरह कहीं कहीं दिखा देगा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, लेकिन स्पष्ट आपको उसमें नहीं दिखाएगा कि यहीं से इसका बाउंड्री है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक नक्शा में उसमें हम लोगों को सिर्फ प्राकृतिक महत्व की चीजें दी रहती है, उसमें हम लोगों का पहाड़ पर्वत वगैरह दिखाया गया रहता है। तीसरा जो है विषयगत नक्शा, इसमें किसी खास चीज को दर्शाया जाता है, रेलवे लाइन वगैरह को, उसे हम लोग थेमेटिकल मैप कहते हैं। ब्लैंक मैप पूरी तरह खाली होता है। तो नक्शा कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4। अब हम लोग चलते हैं कलर कोडिंग में। मैप का जो कलर कोडिंग होता है आपको अभी दिखाए हम, ये एटलस में, ये एटलस का एक बुक है, तो इसमें एटलस में दिया हुआ है, ऊपर आप देखिएगा तो इसमें ब्राउन कलर से दिखाया। अब कहीं ब्राउन जो है डार्क है, कहीं हल्का है, समझ में आ रहा ना? तो जहाँ डार्क कर दिया है, जहाँ पर तेज रंग से है ब्राउन, इसका मतलब वहाँ पहाड़ क्या है? ऊंचा ज्यादा है। जहाँ पर हल्का कर दिया है तो पहाड़ की ऊंचाई कम है। इसमें भी देखिएगा मैदानी क्षेत्र में तो ग्रीन कहीं ज्यादा कर दिया, कहीं हल्का कर दिया। यहाँ देखिएगा गंगा का मैदान, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्यादा कर दिया है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर हल्का है, इसका मतलब यहाँ मैदानी क्षेत्र क्या है? ज्यादा है, यहाँ पर कम है। नीचे आइएगा तो समुद्र में यहाँ पर दिखाएगा, जब ये अरब सागर हो गया, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो इसमें जो है कहीं जो है हल्का किया हुआ है ब्लू, और कहीं जो है डार्क किया हुआ है। तो जहाँ हल्का है इसका मतलब समुद्र की ऊंचाई जो है, गहराई जो है वहाँ पर क्या है? कम है। और जहाँ समुद्र की गहराई ज्यादा है इसका मतलब वहाँ पर ब्लू रंग जो है ज्यादा दिखाया गया। ये कलर कोडिंग होता है, इसको याद रखिएगा। ब्राउन से हम लोग पहाड़ को देखते हैं, पर्वत को, ग्रीन यानी हरा से हम लोग मैदानी क्षेत्र को देखते हैं, और ब्लू से हम लोग समुद्र को देखते हैं, उसकी ऊंचाई को एक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। ये एटलस जो है, एटलस अभी आपको दिखाया जो है, इस एटलस को बनाने का काम मार्केली नामक व्यक्ति ने 6वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। ये सब पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी के जो बीचों बीच बांटने वाली रेखा है, उस रेखा का नाम जो है विषुवत रेखा है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा है, क्या नाम है? विषुवत रेखा। ज्योग्राफी में हो जाएगा, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के हिसाब से हम लोग को भूमध्य रेखा नहीं होना चाहिए, विषुवत रेखा ही ठीक है ना। तो पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तो पूछेंगे आपसे कभी भी कि पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा। वो कितना डिग्री से जानते हैं? 0 डिग्री। अब देखिए, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर एक रेखा होता है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा के ठीक नीचे भी एक रेखा होता है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा के ठीक ऊपर एक रेखा होता है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विषुवत रेखा के ठीक नीचे भी एक रेखा होता है जिसको कहते हैं मकर रेखा, इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम ये हो गया विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री से जाना जाता है। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वाला रेखा कर्क रेखा, विषुवत रेखा के ठीक नीचे वाला रेखा मकर रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इस कर्क रेखा के ठीक ऊपर एक रेखा होता है जिसको आर्कटिका रेखा कहते हैं, आर्कटिका रेखा, ठीक है। आर्कटिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक लाइन। और एक होता है अंटार्कटिका रेखा, मकर रेखा के ठीक नीचे होता है अंटार्कटिका रेखा, इसको कहते हैं अंटार्कटिका लाइन, समझ में। अब देखिए पृथ्वी, ऐसे तो कोई गॉड ने, कोई ऐसे ईश्वर ने कोई इसमें रेखा नहीं खींची है पृथ्वी में। हम लोग अपने सहूलियत के लिए, पढ़ाई करने के लिए इंसान ने अपने हिसाब से क्या किया है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा है, कल्पना किया है, इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? कल्पना किया गया है, तो इसे विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है। ये जो सूर्य होता है ना, इसी कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो गर्मी होता है वो विषुवत रेखा ही पड़ता है। जो क्षेत्र विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, वहाँ गर्मी बहुत भयानक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य
वो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही क्या होता है, रहता है। समझ में ना, सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। और इसमें सबसे ज्यादा गर्मी जो है विषुवत रेखा पर पड़ता है। क्यों, देखिए अगर ऊपर जाएगा, ध्यान समझिए, ये सूर्य अगर ऊपर जाएगा कर्क रेखा पर तब भी इधर से चमक के जाएगा विषुवत रेखा पर, और नीचे की ओर आएगा तब भी इधर से चमक के जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर जाए कर्क रेखा यानी मकर रेखा पर, ये विषुवत रेखा वाला जो भाग है यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं गर्म क्षेत्र। क्या कहते हैं, गर्म क्षेत्र। लेकिन गर्म क्षेत्र तो ये हिंदी में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग ज्योग्राफी में ट्रांसलेट करें तो गर्म को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी में उष्ण। क्या कहते हैं, उष्ण। और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, तो ये गर्म क्षेत्र पूछा जाएगा विषुवत रेखा कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, इसे इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोला जाता है। कौन सा जोन, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। विषुवत इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, विषुवत रेखा। पूछेगा कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो गर्म क्षेत्र जो है समझाने के लिए लिखे थे, गर्म क्षेत्र कोई नहीं है, विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ती है इसीलिए इसको गर्म क्षेत्र बोले। लेकिन गर्म को हम लोग ज्योग्राफी में उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण। और क्षेत्र को कटिबंध, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, जब कभी भी ये सूर्य जो है कर्क रेखा पर जाएगा, तो ये सूर्य जब कर्क रेखा पर चला जाएगा तो नीचे पड़ेगा ठंडा। क्या पड़ेगा, ठंडा। मकर रेखा पर क्या पड़ेगा, ठंडा। और यही सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा पर आ जाएगा तो यहाँ पड़ेगा गर्मी। क्या पड़ेगा, गर्मी। यानी ठंडा को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में शीत। क्या बोलते हैं, शीत। और गर्म को बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं, उष्ण। तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, कटिबंध का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हम लोग ठंडा प्लस गर्म, ये कोई लिखना जरूरी नहीं, समझाने के लिए। जब कभी भी सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा तो मान लीजिए इधर चला जाएगा तो इतना यहाँ टेम्परेचर तो इधर आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या पड़ेगा, शीत, ठंडा पड़ेगा। लेकिन वही सूर्य जब फिर यहाँ मकर रेखा पर आ जाएगा तो इधर पड़ेगा गर्मी यानी उष्ण पड़ेगा, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। सेम प्रक्रिया ऊपर भी है, ठीक है ना। ये सूर्य जब मकर रेखा पर आएगा तो इधर पड़ेगा ठंडा। क्या पड़ेगा, ठंडा। अब वही जब ऊपर चला जाएगा तो इधर क्या पड़ेगा, गर्मी। तो ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब ध्यान से समझिए, ऊपर वाला जो आर्कटिका रेखा होता है जिसको आर्कटिक लाइन कहते हैं, और नीचे वाला जो अंटार्कटिका रेखा होता है, ये हमेशा यहाँ ठंडा ही पड़ता है। इसलिए कि सूर्य के किरण कितना हो जाएगा, देखिए तो पूरा पृथ्वी को ना यहाँ पर हटा दिया गया है। अब नक्शा में मान लीजिए बनाना है तो आप तो किसी गांव को तो हटा ही नहीं सकते हैं, तो पूरा पृथ्वी का तो उसका एक अपने अनुसार एक अध्ययन करने के लिए उसको छोटे से भाग में हटाया जाता है। तो ये जितना डिस्टेंस रखा गया इतना डिस्टेंस थोड़े है इस रेखा के बीच में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा दूरी है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया और ये भी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो बताइए विषुवत रेखा कौन सा कटिबंध, विषुवत रेखा कौन सा कटिबंध, कर्क रेखा कौन सा कटिबंध, मकर रेखा कौन सा कटिबंध। यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा के ठीक ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंध, ठंडा और गर्मी दोनों पड़ेगा। क्योंकि जब सूर्य ऊपर जाएगा तो पड़ेगा गर्मी और नीचे क्या पड़ेगा, ठंडा। और जब नीचे आएगा तो नीचे पड़ेगा गर्मी, ऊपर पड़ेगा ठंडा। इसका मतलब क्या है, ये आने जाने का यहाँ पर इसका रिएक्शन है। जब भी सूर्य ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, नीचे ठंडा पड़ेगा। और जब भी सूर्य नीचे आएगा तो नीचे गर्म पड़ेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ठंडा। यानी ठंडा गर्मी दोनों। तो जो देश होते हैं या जो भी क्षेत्र जो होते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाए जाते हैं, वहाँ ठंडा और गर्मी दोनों पड़ता है। जबकि विषुवत रेखा पर जो पाए जाते हैं वहां पर सिर्फ गर्मी पड़ता है, बहुत भयानक गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य यहीं पर है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें अगर बात करेंगे आर्कटिका रेखा में, तो ये जो है सूर्य का, समझिए ये जो सूर्य जो होता है, ये सूर्य का किरणें तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ धूप नहीं होता है, उजाला नहीं होता है, वहाँ भी धूप उजाला होता है। लेकिन सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी जाती है, वहाँ पर सीधे नहीं जा सकती है। तो उजाला होता है, कहने का मतलब गर्मी वहाँ उतना नहीं होता है। इसीलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। वैसे सेम प्रोसेस जो है नीचे वाला है, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला है, दोनों क्या पड़ेगा, ठंडा।
ठंडा पड़ेगा शीत कटिबंध, तो ये भी क्या हो जाएगा शीत शीत कटिबंध। कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीत कटिबंध। तो पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध नहीं, रेखा, काल्पनिक रेखा पूछेगा तो विषुवत रेखा, समझ में रहे ना। और क्षेत्र या कटिबंध पूछेगा तो उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के बीचों बीच जो बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा, वो कितना डिग्री से जाना जाता है उसको? 0 डिग्री। और कर्क रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। जबकि आर्कटिका रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री? 66.5। सेम प्रोसेस नीचे भी है। मकर रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और अंटार्कटिका रेखा 66.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर। सबसे ज्यादा गर्मी कर्क रेखा पर की विषुवत रेखा पर की अंटार्कटिका रेखा पर? विषुवत रेखा पर। सूर्य वही न रहता है जी, उसको कौन सा कटिबंध कहते हैं? उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा को कितने डिग्री से जाना जाता है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर कौन सा रेखा? विषुवत रेखा के ठीक नीचे कौन सा रेखा? मकर रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। अब कर्क रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। आर्कटिका रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। अंटार्कटिका रेखा पृथ्वी से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। वहाँ ठंडा और गर्मी दोनों पड़ता है। अभी समझाए ना, जब सूर्य ऊपर जाता है तो ऊपर गर्मी है, नीचे क्या पड़ता है? ठंडा। भाई सूर्य जब नीचे की ओर आता है कर्क रेखा पर तो वहाँ पड़ेगा गर्मी और ऊपर क्या पड़ेगा? ठंडा। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या पड़ता है? गर्मी और ठंडा दोनों पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समझ में रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को, और आर्कटिका रेखा को आर्कटिक लाइन बोला जाता है। विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। अंटार्कटिका रेखा को अंटार्कटिका लाइन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो उष्ण कटिबंध होता है इसी को इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध होता है इसको टोरिड जोन बोलते हैं। टोरिड जोन। कौन सा जोन? टोरिड जोन। टोरिड जोन। यहाँ दोनों ठंडा गर्मी, वैसे ही नीचे भी शीतोष्ण है तो ये भी क्या हो जाएगा? टोरिड जोन। कौन सा जोन? टोरिड जोन। और ऊपर वाला नीचे वाला फ्रीजेड जोन होता है, मतलब यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ सूर्य के जैसे मान लीजिए कि मैप वगैरह में देखिएगा, अभी आपको दिखा रहा है, एशिया का मानचित्र दिखा रहा है। ये आपका एशिया हो गया। इस एशिया में ध्यान से देखिएगा तो ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर आपको दिखाई देगा भारत, ये मालदीव हो गया, ये श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया। ये रूस वाला जो भाग है ना वो सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है वहाँ पर क्या है? वहाँ भी उजाला होता है, लेकिन जितना गर्मी जो है विषुवत रेखा के देशों को पड़ता है, जितना गर्मी विषुवत रेखा के क्षेत्रों में पड़ता है, क्या उतना गर्मी आर्कटिका रेखा पर पड़ेगा? क्या उतना गर्मी अंटार्कटिका रेखा पर पड़ेगा? नहीं, वहाँ ठंडा पड़ेगा। समझ में रहा ना? विषुवत रेखा ऐसा रेखा है जो इसमें पाए जाने वाले क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है ना। अब बताइए कलर कोडिंग में जो मैप होता है, जो ब्राउन होता है, वो ब्राउन से किस चीज को जानता है? समुद्र को कि पहाड़ को? पहाड़ को। और ग्रीन से किसको जानते हैं? समुद्र को थोड़ी जानते हैं ग्रीन से। मैदानी क्षेत्र को जानते हैं, समझ में ना। अब ब्लू से किसको जानते हैं? समुद्र को। ब्लू अगर ज्यादा डार्क होगा इसका मतलब समुद्र की गहराई ज्यादा है, कम होगा तो कम होगा। कलर कोडिंग में देखिए ना, यहाँ पर देखिएगा तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला जो भाग है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो है ना इसमें हल्का हल्का देखिएगा, कहीं कहीं डार्क कर दिया है और कहीं कहीं जो है हल्का हल्का कर दिया है। जहाँ पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है वहाँ पर जो है वो ज्यादा ब्राउन कर दिया है, जहाँ पहाड़ की ऊंचाई कम है वहाँ कम ब्राउन कर दिया है। नीचे वाला भी देखिएगा समुद्र वाला, तो उसमें भी देखिए समुद्र की गहराई जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पर ब्लू ज्यादा कर दिया होगा, जहाँ समुद्र की ऊंचाई, समुद्र की गहराई कम होगा वहाँ कम कर दिया होगा। समझ में ना? वैसे ही यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र में भी दिखा है, यहाँ पर ग्रीन कलर का कहीं हल्का है और कहीं क्या है ज्यादा है। यही सो एक कलर कोडिंग होता है, इसको हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं, प्राकृतिक नक्शा, जिसमें आपको कलर कोडिंग द्वारा पहचानना रहेगा।
ये सब जानकारी प्राकृतिक नक्शा यानी पॉलिटिकल मैप में आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको सिर्फ राजनीतिक महत्व की जानकारी मिलेगी, कौन सा राज्य कहाँ चालू हो रहा है, उसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है। समझ में रहा ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक नक्शा कहते हैं, यानी पॉलिटिकल मैप बोलते हैं उसको। अभी आपको दिखा रहा है। ये जो है, ये वाला जो नक्शा है, ये भारत का प्राकृतिक नक्शा है, इसको फिजिकल मैप बोला जाता है। और ये वाला जो मैप है, ये भारत का राजनीतिक नक्शा है। आपको ध्यान से दिखाई देगा, ये जो है लद्दाख चालू हुआ है यहाँ, और यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। समझ में रहा ना? यहाँ बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये सीमा साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, और ये बाउंड्री भी किया हुआ है अलग 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 कलरों में। ये प्राकृतिक जो नक्शा होता है, जो राजनीतिक नक्शा होता है, जिसको पॉलिटिकल मैप बोला जाता है, इसका जो कलर कोडिंग होता है वो अपने ऊपर होता है। आप चाहे तो इसे पीला से रंग दीजिए, आप चाहे तो इसे पैरोट से रंग दीजिए, किसी भी रंग से इसको रंग सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कलर कोडिंग होता है, ये अपने हाथ में नहीं होता है। ये अगर ब्राउन लिख दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर पहाड़ है। समझ में रहा ना? जहाँ ब्लू दिखा दिया, इसका मतलब समुद्र है। कहने का मतलब है ये कलर कोडिंग जो होता है प्राकृतिक नक्शा में देखा जाता है। इसमें अब आप देखिएगा तो यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, जो यहाँ पर सीमा जो है, राज्य का सीमा दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में रहा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैप किसको कहा जाता है? किस पृथ्वी के किसी भाग को, नदी, तालाब या पृथ्वी के पूरे सतह को हूबहू किसी कपड़ा या कागज पर उतार देना, उसी को मानचित्र या नक्शा कहा जाता है। नक्शा 4 टाइप में होता है, जिसमें पहला हम लोग को पॉलिटिकल मैप पढ़ना है, जिसको क्या कहते हैं? राजनीतिक नक्शा। दूसरा फिजिकल मैप पढ़ना है, जिसको प्राकृतिक नक्शा कहते हैं। तीसरा थेमेटिकल मैप पढ़ना है, जिसको विषयगत नक्शा कहते हैं। और चौथा जो है ब्लैंक मैप, जिसको खाली नक्शा, या पूरी तरह क्या होता है? खाली होता है। पहले हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? राजनीतिक नक्शा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देश का जो राज्य है, 28 राज्य जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सीमा को जान लेंगे। धीरे धीरे जब अंदाजा लग जाएगा तो प्राकृतिक नक्शा में जो है प्राकृतिक चीजों की जानकारी देखेंगे, जिसमें कौन सा नदी कहाँ से निकला हुआ है। समझ में रहा ना? थेमेटिकल मैप में विषयगत नक्शा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये सब जब पढ़ लेंगे तब इसको पढ़ना है, ठीक है। और खाली नक्शा जो अब जब पूरा अंदाजा लग जाएगा और दिमाग में जब मैप सेट हो जाएगा कि हाँ कौन सा राज्य किधर है, कौन सा पूर्व दिशा में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में, तो अपने से अंदाजा लग जाएगा। समझ में रहा ना? ये जो है किसी भी नक्शा में ऊपर वाला भाग को उत्तर कहा जाता है, यानी नॉर्थ कहते हैं इसको। ऊपर वाला भाग को उत्तर यानी क्या कहते हैं? नॉर्थ। नीचे वाला साउथ यानी इसको दक्षिण कहते हैं। और ये वाला जो होता है ईस्ट होता है, जिसको पूरब कहा जाता है। और ये वाला वेस्ट, जिसको पश्चिम कहा जाता है। समझ में रहा ना? तो कभी भी नक्शा में अगर आपसे कोई बोले तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ये वाला पूरब, ये वाला पश्चिम, क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। काम खत्म। समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लेना है, इसको देख लेना है। एटलस जो बनाने का काम है, क्योंकि हम लोग एटलस से संबंधित हम लोग पढ़ रहे नक्शा, तो एटलस बनाने का काम है जो मार्केली नामक व्यक्ति ने 6ठी शताब्दी में किया था, ठीक है। अब एक और आपको चीज बता दे, ये कर्क रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यही जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। आपको बताया था ना, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। समझ में रहा ना? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।